तो हम लोग जो है बात करने वाले हैं 71st और 72nd बीपीएससी के बारे में। कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, ये क्लास उन लोगों के लिए है जो तैयारी अभी एकदम इनिशियल स्टेज पे है या अभी शुरू कर रहे हैं। नए बच्चों के लिए है, उसमें से भी बच्चों का अपना अपना नए का लेवल है। कुछ इसमें से वो सीख सकते हैं कि वो कहाँ से शुरू करें। जैसे ये बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों की, अक्सर उन्हें ये लेकर शिकायत रहती है इस बात की कि कहाँ से हम शुरू करें सर, कैसे तैयारी को स्टार्ट करें। तो दो लेवल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये कि जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना शुरू करें, क्या ना पढ़ें, इस बात को लेकर वो चिंतित रहते हैं। और अंत में जब एग्जाम पास में आ जाता है तो वो उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं जितना शुरुआत में कंफ्यूज थे। फिर अब कंफ्यूजन क्या होता है? अब कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी ऐसी चीज पढ़ लें कि जो सीधे एग्जाम में आ जाए। जो पढ़ रहे हैं उसमें डरे रहते हैं कि जो पढ़ रहे हैं पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तमाम तरह का कंफ्यूजन रहता है। तो ये बात समझिए कि ये बिल्कुल नए सिरे से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कैसे एग्जाम होता है बीपीएससी का, क्या पैटर्न फॉलो करता है, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तैयारी के समय, वो सारी बातों पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम ये 71st और 72nd के लिए ये बैच है, लेकिन हम ये नहीं बात कह रहे हैं कि ये जो हम बातें कह रहे हैं वो 71 और 72nd पे ही लागू होंगी। ये सभी पे लागू होंगी। ये बैच भले ही 71वीं 72वीं बीपीएससी के लिए है, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें हम सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, ये समझ लें। और उसके बाद फिर ये समझ लें कि हम उसमें कैसे आपका सहयोग करेंगे और हमारे साथ जुड़कर आपको क्या बेनिफिट होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बात समझा दें कि जैसा हम जानते हैं एग्जाम 3 चरणों में होता है, 3 टायर्स में होता है, 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के। सबसे सबसे पहली स्टेज को हम प्रीलिम्स कहते हैं, या इसको आप प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं हिंदी में। प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है जिसे आप मुख्य परीक्षा कहते हैं, और अंत में आपका इंटरव्यू होता है जिसे आप साक्षात्कार कहते हैं। तो ये 3 चरण है परीक्षाओं के, बीपीएससी के एग्जाम के, और ये तीनों चरण अलग अलग चीजों की डिमांड करते हैं आपसे। इन तीनों का अप्रोच अलग अलग है। इनको इनको क्वालिफाई करने के लिए आपको भी अलग अलग तरह के अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम है तो इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है ऑब्जेक्टिव, या हिंदी में इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ। बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा समझता ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस को एक समझ लेता है, हालांकि वो मल्टीपल चॉइस नेचर में आता है। आगे हम बात करेंगे क्या होता है। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव पेपर, जो मेंस होगा ये सब्जेक्टिव होगा। यहाँ भी बच्चा भूल करता है सब्जेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव समझने की। सब्जेक्टिविटी अलग चीज है, डिस्क्रिप्टिव लिखना अलग चीज है ना। डिस्क्रिप्शन जब आप लिखते हैं तो आप कोई चीज को एज इट इज लिख देते हैं, जो आपने पहले से सीखा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। सब्जेक्टिव होने का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विषयनिष्ठ होना। और विषयनिष्ठ होने का मतलब है कि एक ऐसा राइटिंग है ये एक ऐसा आंसर राइटिंग है जिसमें विषय भी शामिल है। विषय कौन है? विषय बी द पीपुल है, जो आंसर राइटिंग कर रहा है, जो प्रश्न का जवाब लिख रहा है। अगर वो प्रश्न के आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो कहीं से रट के आया है और उसको एज इट इज लिख दे रहा है, तो आप मानिएगा कि वो विषयनिष्ठ लेखन नहीं है, वो सब्जेक्टिव राइटिंग नहीं है। सब्जेक्टिव राइटिंग का मतलब है कि सब्जेक्ट भी उस राइटिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये साक्षात्कार कहते हैं इसको हिंदी में, इंटरव्यू को। साक्षात्कार का मतलब होता है आमना सामना होना। तो जब आप किसी से मिलते हैं, किसी के आमने सामने होते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, तो कुछ सर्टेन एरिया ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूछ कर आप पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो जैसे
इन जनरल लोग बोलते हैं ये व्यक्तित्व का परीक्षण है। असल में ये तो है ही व्यक्तित्व का परीक्षण, लेकिन व्यक्तित्व का परीक्षण आपका यहीं से स्टार्ट हो गया है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तभी से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण शुरू हो गया है। और असल में पूरा एग्जाम ही आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, क्योंकि वही उतना नॉलेज एग्जाम में काम आ पाता है जितना आपके व्यक्तित्व का भाग बन पाता है। रेस्ट ऑफ की जो आप दिमाग पर लादे हुए हैं वो उतना काम आता नहीं है। हम आगे चलते हैं और इसको और सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वस्तुनिष्ठ कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, और यहाँ पे जो पीटी का एग्जामिनेशन है उसका क्या दृष्टिकोण है। तो अब हम इसमें सिर्फ बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, या हम इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। तो जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, हमने बताया कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब है कि 4 या 5 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा सही मिलेगा। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपको सही लग रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि जो ऊपर दिया गया आंसर, जो ऊपर दी गई लाइन है, उसको सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। जो प्रश्न की लाइन है उसको कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न की विशेषता होती है। तो नेचर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे इसमें, और फुल पेपर जो है, टोटल क्वेश्चन जो होगा इसमें पेपर में, वो होगा 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। 1 मार्क, तो वो टोटल मार्क्स कितने हुए, 150 हुए। तो 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर के होंगे। अगला बात है कि निगेटिव मार्किंग होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी, निगेटिव मार्किंग होगी, और ये 1/4 होगी। मतलब कि अगर आप 5 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, एक सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, लेकिन बाकी के 4 गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। तो 5 अटेम्प्ट करते हैं, एक सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो प्रीलिम्स एग्जाम कैसा हुआ, प्रारंभिक हुआ। प्रारंभिक परीक्षा कैसी हुई, ऑब्जेक्टिव नेचर की हुई। कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 150 रहेंगे। कुल कितने नंबर का पेपर रहेगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा। निगेटिव मार्किंग होगी, हाँ बिल्कुल होगी। कितनी होगी, 1/4 होगी। ये पूछेगा क्या, तो जनरल स्टडीज पर बेस्ड ये पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा ये। और जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य अध्ययन अपने आप में कोई विषय नहीं है, बल्कि ये कुछ विषयों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, जहां से सरफेस लेवल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सामान्य स्तर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनमें किन किन सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है, सबसे पहले है हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा सब्जेक्ट हम ज्योग्राफी रख सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रख सकते हैं तीसरा सब्जेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस का पोर्शन ज़्यादा रहता है, टेक्नोलॉजी का कम रहता है। मेंस में जाएंगे तो इसका रिवर्स हो जाता है, साइंस नहीं रहता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, और फिर चौथा है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, और पांचवा है इकोनॉमी। ये हैं कोर सब्जेक्ट्स, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी। इनमें से साइंस टेक्नोलॉजी तो ऐसा होगा नहीं कि बिहार का कोई अलग विज्ञान होगा या बिहार की कोई अलग तकनीकी होगी, बिहार में लॉ ऑफ ग्रेविटी किसी और तरह से काम करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो होगा क्या कि हिस्ट्री अपनी है बिहार की, ज्योग्राफी भी अपनी है बिहार की,
पॉलिटी कमोबेश जो नेशनल पॉलिटी है वही बिहार की भी पॉलिटी है, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी तो है नहीं, थोड़ी बहुत लेकिन पंचायती राज सिस्टम वगैरह में जहां पर पॉलिटी में राज्यों को थोड़ा बहुत छूट दी गई है अपने अनुसार काम करने की, उन हिस्सों को ध्यान देना है। इकोनॉमी में बिहार की अपनी है। तो इन 4 सेगमेंट्स को पढ़ते समय आपको बिहार और नेशनल, जैसे आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आप नेशनल इकोनॉमी भी पढ़ें और बिहार की इकोनॉमी भी पढ़ें। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप नेशनल ज्योग्राफी भी पढ़ें और बिहार की भी ज्योग्राफी पढ़ें। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेशनल हिस्ट्री भी पढ़ें और बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ें। तो अगर इस अप्रोच के साथ इसकी पढ़ाई करेंगे तो ये आपका पूरा सेगमेंट क्लियर होगा। तो 5 ये तो कोर सब्जेक्ट हैं जिनके इर्द गिर्द कुछ और सब्जेक्ट भी घूमते हैं जहां से प्रश्न आते हैं। जैसे हिस्ट्री के आसपास एक सब्जेक्ट चलता है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और आर्ट एंड कल्चर से मैंने कहा ना, नेशनल और रीजनल दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। बिहार में भी आएगा और बिहार से रिलेटेड भी आएगा और नेशनल आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से मिलता जुलता एक प्रश्न, एक पेपर, एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी कहते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। तो यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। अब पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता को पढ़ते समय बाकी तो पढ़ना ही है नेशनल लेवल पे, लेकिन बिहार के भी दृष्टिकोण को बनाए रखना है। ऐसे पॉलिटी है उसमें, इकोनॉमी है तो उसमें, तो इन सब्जेक्ट्स को हमें और इनके साथ ऐड करना है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। ये जो बिहार के स्पेशल रेफरेंस की बात हम कर रहे हैं, आप जब इसकी बात करते हैं तो उसको आप एक टर्म दे सकते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस आते हैं। और इन सब सेगमेंट में, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी या साइंस टेक्नोलॉजी, बिहार, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो एक अप्रोच जरूर बनाए रखें कि हाल फिलहाल में इनसे जुड़ी हुई कोई घटना हो रही है क्या। जैसे पॉलिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर अपनी निगाह बनाए रखें। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हाल फिलहाल में इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उन पर अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। हिस्ट्री में तो खैर हाल फिलहाल में ज़्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी आपको समझ में आती है तो यहाँ पर भी अपना एक अप्रोच डेवलप करें। ज्योग्राफी के केस में भी करें। और उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, इन्हीं विषयों में होने वाले नवीनतम परिवर्तन को हम करंट अफेयर्स कह देते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी इन कोर सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ बनाते हैं तो बाकी जो चीजें हैं, जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो हिस्ट्री अगर आपकी क्लियर है तो आर्ट एंड कल्चर बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपकी ज्योग्राफी क्लियर है तो आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका पॉलिटी क्लियर है तो चाहे वो स्टेट की पॉलिटी हो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी है तो फिर करंट जो सरकार की करंट इश्यूज हैं और जो तमाम तरह की सरकार की स्कीम्स हैं उनको भी समझने में आपको आसानी होगी। तो अगर इन पर एक अप्रोच डेवलप करेंगे, अगर इन विषयों पर हम एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, इनसे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएंगे तो हम पीटी को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो बीपीएससी में पीटी क्वालिफाई करने के लिए इस तरह की प्रिपरेशन पे हमें जाना चाहिए। इन 150 क्वेश्चंस में हमें प्रयास करना चाहिए 100 प्लस स्कोर करने का। अगर हम 100 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 100 प्लस टारगेट रखिए कि हमें 100 प्लस स्कोर करना है, निगेटिव काट के, है ना, 100 प्लस नंबर्स मिलने चाहिए हमको। तो आप जो है श्योर शॉट आगे की तैयारी कर पाइएगा। तो पीटी आपको समझ में आया। और अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, मेंस एग्जामिनेशन। अब देखो पीटी क्या था, पीटी तो पीटी है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स है, प्रारंभिक है। और वो एक तरह का स्क्रीनिंग है, मतलब कि कुछ ऐसे लोगों को बाहर कर देने की व्यवस्था है वो, जिनके बारे में आयोग को लगता है कि नहीं, इनकी कॉपी चेक करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेंस का पेपर कैसा होने जा रहा है,
सब्जेक्टिव होने जा रहा है और सब्जेक्टिव पेपर में आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपकी कॉपी चेक होगी, लेंदी प्रक्रिया होती है, तो बड़ी प्रोसेस होती है। इसलिए आयोग चाहता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए। तो इसीलिए पीटी होता है, मतलब कि वो एक तरह का क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसका आपके मेरिट ग्रेडिंग में कोई रोल नहीं है, आपकी मेरिट से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेंस में दो तरह के पेपर होंगे, एक को कहा जाता है कंपल्सरी पेपर, मतलब ऐसे पेपर्स जो सभी को देने हैं। कंपल्सरी पेपर या इनको आप कह सकते हैं अनिवार्य प्रश्न पत्र। अनिवार्य प्रश्न पत्र सभी को देने होते हैं। और दूसरे होते हैं जिनको हम ऑप्शनल पेपर कहते हैं। हालांकि अब स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल पेपर्स का कहीं पे चलन रहा नहीं, वैकल्पिक विषय कहते हैं, तो वैकल्पिक विषय अब चलन में नहीं है। और बिहार में भी ये खत्म हो गया है वैकल्पिक विषय, हालांकि किसी न किसी रूप में बचा हुआ है, अभी हम आगे उस पर बात करेंगे। मतलब ऑप्शनल पेपर वो है जिन्हें आपको चुनने की छूट है, और कंपलसरी पेपर वो है जिन्हें चुनने की छूट नहीं है, सभी को इन्हें पास करना ही है, इनको देना ही देना, पास नहीं बल्कि इनको देना, यही मेरिट बनाएंगे आपकी। अब कंपलसरी पेपर्स में देखिए कौन कौन से पेपर आएंगे। हम लोग बीपीएससी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज का, लेकिन ये पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि इसे केवल पास करना होता है और इसकी क्वालिफाइंग होती है 30%। मतलब कि हिंदी के प्रश्न पत्र में अगर आप 30% नंबर लाते हैं तो बस इतना काफ़ी है, आगे आपको कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर का निबंध रहता है, 15 नंबर का संक्षेपण रहता है, मतलब कि प्रेसिस राइटिंग, और 25 नंबर का वाक्य विन्यास रहता है, और 30 नंबर का व्याकरण रहता है। तो ये मिला के 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 30% मार्क्स आपको लाने होते हैं। इसका मेरिट ग्रेडिंग में कोई रोल नहीं होता है, आपको इसको क्वालिफाई कर लेना होता है बस। 100 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद जो पेपर होते हैं 3 पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये मेंस एग्जाम है, मतलब यही एग्जाम है ना। यही 3 पेपर ही एग्जाम है आपके, इन्हीं के लिए आपको तैयार होना है। और इनकी तैयारी में जो सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, जिस पे इस बैच में हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, कैसे आप अच्छे से अच्छा उत्तर लिख पाएँ। और अच्छा उत्तर लिखते समय आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या अच्छा उत्तर होता क्या है ना। लिख तो कैसे लिखेंगे, मतलब होता क्या है वो, क्या उसमें बेहतर चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि सभी वही करेंगे। अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछता है और कहता है कि 1857 के कारणों की व्याख्या करें, या वो ये कहता है कि बाबू कुंवर सिंह के योगदान की समीक्षा करें, या वो ये कहता है कि 1857 के विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका थी, इस तरह का कोई भी प्रश्न बनाता है तो कमोबेश बच्चा सब एक ही तरह, चीजें वही हैं, बातें वही हैं, बस प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। अच्छा आप ये समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान नहीं है आपका, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास उस ज्ञान का प्रेजेंटेशन क्या है। जैसे आपके घर में खाना क्या बना है, उससे इंपॉर्टेंट है कि खाना कैसे आपने प्रेजेंट किया। जैसे आपके यहाँ कोई खाना खाने आए तो उसे आप दाल चावल सब्जी रोटी दही अचार सलाद पापड़ सब कुछ एक ही में मिक्स करके दे दीजिए, क्योंकि पेट में तो जाके मिक्स होना ही है। तो आप ये मानते हुए कि सब कुछ आदमी एक साथ खाता ही है, मुंह में मिक्स करता है, पेट में रखता है, इसलिए हम पहले से ही मिक्स करके उसको दे देंगे। और आप एक ही थाली में दाल भी है, उसी में चावल भी है, उसी में रोटी भी है, उसी में सब्जी सनी है, उसी में जो है अचार भी बह रहा है एक तरफ, उसी में कुछ सलाद के टुकड़े भी तैर रहे हैं। ऐसा खाना आप किसी के सामने रख दीजिए और फिर कहिए कि आप खाइए, तो वो खाना देख के उसका पेट भर जाएगा। लेकिन अगर उसी को आपने सब्जी एक जगह, दाल एक जगह, चावल एक जगह, रोटी एक जगह, सलाद एक जगह, पापड़ एक जगह,
अचार एक जगह, इस तरह से रख दिया तो उसको देख के एपेटाइज हो जाएगा, उसको देख के भूख बढ़ जाएगी। जिसका खाने का मन नहीं होगा वो भी खा लेगा। उस पर थोड़ा गार्निशिंग कर दीजिए धनिया की तो और मजा आ जाएगा। तो आंसर राइटिंग बिल्कुल यही है। एक बच्चा आंसर राइटिंग करता है तो वो गड़बड़ देता है, एक ही में सब कुछ को मिक्स कर देता है, उसको जब जो याद आता है लिख देता है। एक दूसरा बच्चा है उसी को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर देता है, सेम इंफॉर्मेशन को वो सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर देता है। जो सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर देता है उसको ज्यादा नंबर मिल जाता है। सारा खेल प्रेजेंटेशन का है। कई लोग आप जानते हैं कि वो आपसे कम नॉलेज रखते हैं लेकिन आपसे बेहतर वो प्रेजेंटेशन रखते हैं, इसलिए उनको लोग आपसे ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और प्रेजेंटेशन ही सीखना है। दरअसल पीटी होना और मेंस ना होना में सिर्फ एक अंतर है कि आप प्रेजेंटेबल नहीं है, आपका नॉलेज आप बेहतर तरीके से सामने रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीटी पास करने का मतलब कि आपके पास नॉलेज आ गया है। अब क्या चीज की जरूरत रह गई है आपको कि कैसे हम उस नॉलेज को बेहतर प्रेजेंट करें। तो हम अपनी क्लास में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर काम करने वाले हैं वो यही है कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर कॉपी, इन योर वर्ड्स। जो जो आप सोचते हैं उसको शब्दों में कैसे उतार पाएं, और जो शब्दों में आ रहे हैं उनको कैसे कॉपी पे हम बेहतर तरीके से कर पाएं, वो हम समझेंगे इसमें, है ना। तो आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने कहा कि हिंदी होगा लैंग्वेज का पेपर जो कि 100 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मेरिट ग्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर आते हैं जीएस पेपर 1 पे और दूसरा होगा जीएस पेपर 2। ये आपकी मेरिट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करेगा। यही दोनों आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे कि आपको क्या होना है सिलेक्शन या नहीं होना है। हालांकि तीसरा भी पेपर आएगा, अभी हम आगे उस पर बात करते हैं। तो जीएस पेपर 1 जो है ये 300 नंबर का होगा और जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होगा। जो जीएस पेपर 1 है इसमें 3 जगहों से प्रश्न आते हैं। एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट और आर्ट एंड कल्चर, है ना। मोटी बात समझे, 3 सेक्शन, इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति। बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट और कल्चर, और कल्चर में भी क्वेश्चंस कहां से आते हैं, एकदम फिक्स है कहां से आएंगे, है ना। 4 आर्ट हैं, पटना कलम चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, मौर्य कला, पाल कला, यहां से क्वेश्चंस रहेंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, अगर इनको हम शामिल कर लें तो पेपर सबसे बड़ा सेगमेंट ऑफ पेपर 1 यहां से आएगा। दूसरा है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के समाचार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम समाचार। आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान घटनाक्रम है, वर्तमान घटनाक्रम में जो रिसेंटली चीजें हो रही हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उनसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। और तीसरा सेक्शन, तीसरा सेगमेंट जो होता है वो स्टैटिस्टिक का होता है। तो इस पर भी आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर ये 3 सेगमेंट आप पूरा करते हैं तो पेपर 1 300 नंबर का आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, पूरा आपको हमारे क्लास में मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। 39वीं बीपीएससी से लेकर और 17वीं, अभी तो 17वीं का मेंस होना बाकी है, लेकिन 17वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे अपने डिस्कशन में। और जिस जिस सेगमेंट को हम पढ़ेंगे उस सेगमेंट में उन सारे क्वेश्चंस को यहां रख के उनकी फॉर्मेटिंग भी करवाएंगे आपको। फिर आते हैं जीएस पेपर 2 पे। जो जीएस पेपर 2 है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, भारत के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और साइंस टेक्नोलॉजी
और उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट में या बिहार के विकास में, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, ये 3 सेगमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, ये 3 सेगमेंट। अच्छा, इंडियन हम कह रहे हैं तो आप बिहार अपने आप मान लीजिएगा, है ना, कि बिहार, इसमें इसमें अगर कुछ भी बिहार का जोड़ा जा सकता है तो ये समझिएगा कि पेपर 2 पूरा बिहार की स्पेसिफिक रेफरेंस में पूछा जाएगा। अगर वो पॉलिटी से भी कोई प्रश्न बना रहा है तो बिहार के स्पेसिफिक रेफरेंस को डाल देता है वो, और अगर कोई वो इकोनॉमी से बना रहा है तो वहां भी बिहार के स्पेशल रेफरेंस पे क्वेश्चन बना देता है। अगर वो इंडस्ट्री पूछ रहा है तो लास्ट में आधा सेंटेंस जोड़ देता है कि बिहार के विशेष संदर्भ में इस बात को समझाएं। या फिर हमने कहा ज्योग्राफी पूछ रहा है तो वहां भी बिहार के विशेष संदर्भ को बनाए रखता है। तो इन पर भी हम बात करेंगे। तो ये तीन तीन सब्जेक्ट हो गए। और फिर हमने आपको बताया कि साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस से तो नहीं रहता क्वेश्चन, लेकिन अब चूंकि वो आदत है आपकी कि साइंस और टेक्नोलॉजी को एक साथ समझने की, तो वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न पूछेगा, ये मोटी बात आप समझ लीजिए। तो ये एरिया है, एरिया ऑफ कंसर्न है, जिनसे आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले अगले विषय पर, और वो है निबंध। निबंध का पेपर 300 नंबर का होगा। ये पहले नहीं था, 69वीं बीपीएससी से 68वीं बीपीएससी से इसको जोड़ा गया। पहले पहले इसकी जगह पे ऑप्शनल पेपर होता था, ऑप्शनल पेपर को हटा के उसके स्थान पर निबंध के पेपर को लागू कर दिया गया। तो 300 नंबर का निबंध होगा, जो कि 3 हिस्से में बटा होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और तीनों सेक्शन में 3-3 निबंध दिए जाएंगे। हर सेक्शन में 3 दिए जाएंगे, जिसमें से एक करने होंगे आपको। अच्छा, जिसमें सेक्शन 1 जो है वो सोशल इश्यूज पे रहता है, सेक्शन 2 जो रहता है इसमें फिलोसफिकल एथिकल इश्यूज को शामिल किया जाता है, और पेपर सेगमेंट 3 जो होता है, यहाँ पर बिहार के संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न या जुड़े हुए निबंध के मुद्दे रहते हैं। ज्यादातर बिहार में प्रचलित कहावतों पर रखा जाता है, और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कहीं पे मैथिली बोली जाती है, कहीं पे भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पे मगही बोली जाती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि आपको वहाँ की स्थानीय संस्कृति के बारे में, बिहार की स्थानीय संस्कृति के बारे में क्या जानकारी है, उसके परीक्षण का ये माध्यम होता है। और सभी ऐसे 100 नंबर के होंगे, तीनों बराबर मार्क्स के होंगे। तो 300 नंबर का ऐसे हो गया। वैकल्पिक विषय 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और क्वालिफाइंग होगा। मेरिट ग्रेडिंग में कोई रोल इसका नहीं होगा, और इसमें 40% मार्क्स जनरल को लाना होगा, बाकी कैटेगरी वाइज ये घटता जाएगा। तो ये आपका तैयारी का मेंस का तैयारी का सिलेबस है कि मेंस की तैयारी को आप कैसे कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का है। जीएस का पेपर है ना, जीएस का पेपर है, जीएस 1 और जीएस 2, और फिर निबंध का पेपर है। मतलब कि 900 नंबर का पेपर जो है तो मेंस 1100 नंबर का, लेकिन इसमें से 900 नंबर का जो पेपर है ये यही है जो मेरिट बनाएगा 900 नंबर में। बाकी 100 नंबर का वैकल्पिक विषय का पेपर और 100 नंबर का हिंदी लैंग्वेज का पेपर, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर आगे जब इनको क्वालिफाई करेंगे आप, तो अगले स्टेज में जाएंगे, वो स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए तो भाई कोई पाठ्यक्रम बनाया नहीं जा सकता। इंटरव्यू एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए कोई भी सिलेबस डिफाइन कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर कुछ एरियाज को, ये 120 नंबर का होगा, है ना, 120 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर हम कुछ एरियाज को और अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं तो हम इंटरव्यू को आसान कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर आपसे ही मैं कहूँ कि आप ही किसी का इंटरव्यू लेकर बताइए कि वो आदमी कैसा है, डेडिकेट अच्छा, आपको चेक क्या करना है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होकर बेहतर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और बेहतर काम करने के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में किसी को बेहतर काम करने के लिए क्या चाहिए,
को डेडिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ड्यूटी कॉन्शियसनेस होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ये सारे उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। और अगर इन सारी क्वालिटी, किसी भी पर्सन के इन सारी क्वालिटीज को अगर आपको चेक करना है तो आप कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ निश्चित एरियाज हैं जहां के प्रश्नों के आधार पर इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं। इनको आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से आप जानकारी इकट्ठी करते हैं या वहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस को, उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें पूछते हैं और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है कि उसका एकेडमिक कैसा रहा है, क्योंकि उससे बहुत कुछ चीज़ें उस व्यक्ति के बारे में पता चलती हैं, तो उसके एकेडमिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछते हैं आप। फिर उससे कुछ चीज़ें आप पूछते हैं कि वो अवेयर्ड है हाल फिलहाल में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कि नहीं, तो करंट अफेयर से जुड़ी हुई कुछ बातें आप उससे पूछते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसके जॉब प्रोफाइल से जुड़ी हुई चीज़ें आप पूछते हैं कि क्या वो अपने नौकरी के बारे में जानता है और क्या जानता है, या उस जॉब में वो क्यों जाना चाह रहा है, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई बातें आप उससे पूछते हैं। तो यही सारी बातें इंटरव्यूअर आपसे भी पूछेगा और 120 नंबर में आपके आंसर्स को वो इवेलुएट करेगा। ज़्यादा ताकत कहाँ लगानी है आपको? ज़्यादा ताकत लगानी है पीटी में, पहली। दूसरा कहाँ लगाना है? मेंस में। इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड करेगा आपका मेंस। वो थोड़ा बहुत ये डिसाइड कर सकता है कि आपका सिलेक्शन किस पद पर होगा, इसका निर्धारण करने में इंटरव्यू की भूमिका हो सकती है, लेकिन ये निर्धारित करने में कि आपका चयन होगा या नहीं होगा, ये निर्धारित करने में इंटरव्यू की कोई खास भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा हर्डल है। अगर उसमें आप पास नहीं करेंगे तो आगे आप कैसे क्या करना है कुछ हो नहीं पाएगा। मेंस की तैयारी बहुत अच्छी भी रही आपकी, तो पीटी पास नहीं हुआ तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और पीटी से मेंस की तैयारी करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? वो है विषय निष्ठता। विषय निष्ठता का विकास है ना, कैसे हम सब्जेक्टिविटी डेवलप करें। अच्छा, सब्जेक्टिविटी डेवलप करने का कोई मंत्र नहीं है और कोई किताब नहीं है। सब्जेक्टिविटी डेवलप करने के लिए आपको अपने अध्ययन का स्तर, अपने चिंतन का स्तर, अपने मनन का स्तर बढ़ाना होगा, है ना। तो पीटी क्या है? पीटी है कोर नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितना माइक्रोस्कोपिक बेस से स्टडी करते हैं, कितना छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को आप अपने साथ एड ऑन करके रखते हैं। मेंस क्या है? कितना माइक्रोस्कोपिक स्टडी आप करते हैं, किसी विषय को कितनी व्यापकता से आप समझ पाते हैं, ये आपका मेंस की तैयारी है। मतलब माइक्रोस्कोपिक से होकर मैक्रोस्कोपिक होना है, सूक्ष्मता से आपको सूक्ष्म दृष्टिकोण से आपको विशाल दृष्टिकोण की ओर जाना है, और सब्जेक्टिविटी मेंटेन करना, मतलब अपने आप को भी उस प्रक्रिया में जोड़ना है। और सब्जेक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो है चिंतन मनन। जब तक आप चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक आप सब्जेक्टिविटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेज जैसे हम अच्छा, यही यही हमारा ज्ञान का स्तर भी है। जैसे हम सबसे पहले ज्ञान के स्तर में सबसे पहला क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, हम इसी को पढ़ना मानते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ सूचनाएं आ जाती हैं तो हम उन सूचनाओं का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, उन सूचनाओं से दूसरी सूचनाओं को रिलेट करना शुरू करते हैं, उन सूचनाओं के प्रति अपना एक क्रिटिकल व्यू डेवलप करते हैं। तो जो हम क्रिटिकलिटी डेवलप करते हैं अपने दिमाग में, उन सूचनाओं का एक्सप्लेनेशन डेवलप करते हैं अपने दिमाग में, उन सूचनाओं को दूसरे सूचनाओं के साथ रिलेट करते हैं, और रिलेट करते समय हम कई बार देखते हैं कि वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, कई बार देखते हैं कि दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये जो अनुभव हमको आता है कि ये विचार इस विचार का विरोधी है, या ये विचार इस विचार का समर्थक है, या ये विचार इस विचार का क्रिटिक्स है, तो ये जो हमारे दिमाग में समझ में आती है, इसी समझ का नाम क्या है? विषय निष्ठता है, सब्जेक्टिविटी है। इसीलिए वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है
जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं उसको कहते थे इनकी आलोचना करो, जिसको आप बहुत बुरा मानते हैं उनको कहते थे इनकी तारीफ करो। तो इस तरह से वो आपकी सब्जेक्टिविटी की परीक्षा करता है। तो ये सेशन इसलिए था कि आप समझ पाएँ कि बीपीएससी की तैयारी में क्या-क्या रास्ते हैं और कैसा इसका पेपर होता है। और फिर आगे की क्लास में हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।